Hello students, today we will start the new chapter that is continuity and differentiability. अभी अब इस वीडियो से हम कैलकुलस का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो यूनिट है आपकी कैलकुलस की, ठीक है, कलन, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर कोर्स. हाँ, 44 मार्क्स इस यूनिट से आते हैं. मतलब आप कह सकते हैं 44 से 46 मार्क्स आते हैं. मोरलेस आप कह सकते हैं कि 50% जो आपका पेपर है वो इस यूनिट से बनता है. इसमें कॉन्टिन्यूटी से बहुत थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली पढ़ चुके हैं. तो इसमें डिफरेंशियबिलिटी, अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को आती है, मतलब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल, उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को पूछी जाती है. ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से. फिर इसमें डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आता है, फिर इंटीग्रल आता है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, और इसमें आता है डिफरेंशियल इक्वेशन. और इस पोर्शन से कुछ भी नहीं कटा है, इस पोर्शन में सब कुछ पढ़ना है आपको. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे आज. कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में. हाँ, कॉन्टिन्यूटी पढ़ा हुआ है. अभी कॉन्टिन्यूटी हमें किसी ओपन इंटरवल में पढ़ना है. ठीक है, कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, और थोड़ा सा पढ़ना है उसके प्रॉपर्टीज को, कि अगर किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन कैसे बिहेव करता है. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर. ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे कंसंट्रेट करने को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से सीख लिया, इनफैक्ट अगर आपने डिफरेंशिएशन ही केवल अच्छे से सीख लिया, तो ये बाकी के टॉपिक आप बहुत आसानी से कर पाएंगे. क्योंकि एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसका एप्लीकेशन आसान हो जाएगा, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसका एप्लीकेशन आसान हो जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक कॉम्बो आप कह सकते हैं. ठीक है, तो और डिफरेंशिएशन अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो हम क्यों कह रहे हैं कि इंटीग्रल आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है. ठीक है, ये कैलकुलस, व्हाट इज कैलकुलस, एक्चुअली कैलकुलस इज अ टूल ऑफ मैथमेटिक्स. ये भी एक मैथमेटिकल टूल है. मैथमेटिक्स, बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज नॉट अ साइंस बट इट इज द व्हील्स ऑन विच द कार्ट ऑफ साइंस ट्रेवल. कि मैथमेटिक्स अपने आप में ऐसा, ये विज्ञान नहीं है, ये वो पहिए हैं जिस पर पूरी विज्ञान टिकी हुई है ना, पूरा साइंस टिका हुआ है, ये वो पहिए हैं. तो इसमें हम जो पढ़ते हैं उसका एक्चुअली हम साइंस में एप्लीकेशन करते हैं. तो हम डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका यूज हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस में कर पाते हैं. आपने पढ़ा है ना कि लॉग एक मैथमेटिकल टूल है. आपने छोटे क्लासेस में लॉग पढ़ा होगा 9th-10th में. लेकिन लॉग में क्या दिक्कत आती है, लॉग हायर पावर्स को भी कैलकुलेट कर लेता है, लॉग छोटे से छोटे डेसिमल के कई प्लेसेस तक भी कैलकुलेट कर लेता है. लॉग का रिवर्स प्रोसेस भी मिलता है हमें. कोई भी टूल तभी अच्छा माना जाता है मैथ्स में जब उसका रिवर्स भी हमें मिले, तो एंटी लॉग भी मिलता है. लेकिन लॉग के साथ एक ड्रॉबैक क्या है कि ये नेगेटिव नंबर्स के लिए ये कामगार नहीं है ना. नेगेटिव नंबर्स का हम लॉग नहीं निकाल पाते हैं. जब भी हम लॉग लिखते हैं तो मॉड लगाते हैं साथ में, कि जो वैल्यू है वो हमें एब्सोल्यूट ही लेनी है. इस
कमी को हम डिफरेंशिएशन से ओवरकम कर पाते हैं। डिफरेंशिएशन एक्चुअली, कैलकुलस इज एक्चुअली अ मेथड टू सॉल्व टू डू द साइंटिफिक कैलकुलेशन। इसमें आप छोटी से छोटे नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, डेसिमल के कई प्लेसेस तक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं, हायर पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन भी बहुत वास्ट है। आप रेगुलर फिगर्स हैं तो रेगुलर फिगर्स के लिए आपके पास ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं कि आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो आपको पता है कि अगर स्क्वायर का साइड ए है तो इसका एरिया कितना हो जाता है, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल दी गई है और ब्रेथ बी दिया गया है तो एरिया आप निकाल लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये है, ठीक है ना। और अब आपसे कहा जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, एरिया कवर्ड बाय दीज टू कर्व्स। एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है एक पैराबोला, और एक है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो रेगुलर ज्योमेट्री से ये सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलस का यूज करते हैं, ठीक है। और इस एरिया को आप देखेंगे जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से, कितनी आसानी से आप इसका एरिया निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। फिर डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल से और डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का, या कभी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आप पढ़ेंगे कि किसी भी चीज का रेट हम कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज हो, रेट ऑफ फ्लो हो, रेट ऑफ एरिया चेंज हो, रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज हो, आप सब कुछ इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप सीखेंगे, इस एप्लीकेशन से आप किसी भी फंक्शन की किसी दिए हुए पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे कि किसी दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, या मैक्सिमम या मिनिमम कैलकुलेट नहीं हो सकता है फंक्शन का, ये भी बिल्कुल क्लियरली आप पता कर सकते हैं, ठीक है। किसी फंक्शन के बारे में ये पता कर सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये सारे। हाँ, एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका कि आप किसी भी दिए हुए पॉइंट पर, कर्व के किसी भी दिए हुए पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक आपने टेंजेंट किस पे पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल पे पढ़ा है ना, कि सर्कल पे किसी एक पॉइंट से टच करती हुई लाइन जो जाती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि आप किसी भी कर्व का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसके दिए हुए इक्वेशन से किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का और टेंजेंट के साथ साथ नॉर्मल का, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, किसी दिए हुए पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, एंड ऑल दीज आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस है और ये सबसे मॉडर्न आप कह सकते हैं एक तरह से टूल है मैथमेटिक्स का, और इसका यूज जो है वो हर एक साइंस में होता है। आप जब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे आप देखेंगे कि फिजिक्स में, अभी भी आपने इंटरमीडिएट में आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स में ज्यादातर फॉर्मूले जो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके निकालते हैं, ठीक है। तो आज हम ये यूनिट स्टार्ट करें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहला है कि कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, continuity in an interval, किसी इंटरवल में हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि कोई फंक्शन fx, ठीक है, कोई फंक्शन fx किसी इंटरवल में, अ फंक्शन fx इज कॉल्ड continuous in an
interval if it is continuous at all the in an interval if it is continuous at all x's of the given इंटरवल। ठीक है, एक फलन fx किसी ओपन इंटरवल सपोज करो ओपन इंटरवल हमने लिया ए बी, है ना, तो फंक्शन fx जो है वो किसी ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस कहलाता है यदि वह अंतराल के x के सभी मानों के लिए ना, जो x है ना, x के सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यू हो। ये आपने फर्स्ट ईयर में जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई थी, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, तो हमने क्या बताया था कि जब हम कर्व बनाते हैं, कोई कर्व आपने उसके इक्वेशन से डिफरेंट पॉइंट्स निकाले और जब उन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं और कर्व बनाते हैं, तो अगर आपको पेंसिल उठानी पड़ती है, अगर आप बिना पेंसिल उठाए फ्री हैंड ड्राइंग कर पा रहे हैं तो आपका कर्व वहां तक कॉन्टिन्यूअस है, और अगर आपको वहां पेंसिल उठानी पड़ती है तो उस पॉइंट पे आपका कर्व डिसकंटिन्यू हो गया। तो किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होने के लिए उस इंटरवल के सभी एक्सेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे उसका कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया ओपन इंटरवल का। और अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में है और फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर क्लोज इंटरवल है ए बी में तो वो कब कॉन्टिन्यूअस कहलाता है? अगर पहला इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एक्स where x belongs to open interval AB। ठीक है, x के उन सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस हो जो x ओपन इंटरवल AB में हो। दूसरा, लिमिट x टेंस टू a प्लस, x टेंस टू a प्लस का क्या मतलब हुआ? a पर राइट लिमिट। ठीक है, x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa के बराबर हो, मतलब a पर जो राइट लिमिट है fx की वो a पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन होती है कि लिमिट x टेंस टू b माइनस, यानी b पर लेफ्ट लिमिट, a पर राइट लिमिट और b पर लेफ्ट लिमिट की वैल्यू जो है वो fb के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? क्या होता है कि अगर ओपन इंटरवल में fx कॉन्टिन्यूअस है तो fx को ऑल x बिलोंग्स टू AB, सारे AB पर उसे कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, तब वो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर वो क्लोज इंटरवल में अगर आपको कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है तो क्या करेंगे? पहली बार कि जो क्लोज इंटरवल दिया है अगर उसको हम ओपन इंटरवल लें तो उस ओपन इंटरवल में सेम लिमिट्स के साथ ओपन इंटरवल लें तो उस ओपन इंटरवल के हर एक्स पर, हर एक्स के मतलब है a और b को छोड़कर बीच में जितने भी नंबर है, हर एक्स पर ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। दूसरी कि राइट, ये है ना, ये राइट है, ये राइट क्या कहते हैं a है, a के राइट साइड का लिमिट जो है ना, राइट लिमिट ऑन a मस्ट बी इक्वल टू fa एंड लेफ्ट लिमिट ऑफ b, इस तरफ लेफ्ट लिमिट ऑफ b fx जो है वो fb के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल AB में कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कि अगर fx एंड gx are two continuous function at x,
ठीक है, या x इक्वल टू एट x इज इक्वल टू a, अगर fx और gx x इक्वल टू a पर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, यदि फलन fx और gx किसी बिंदु x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस सतत हैं, तो पहली चीज fx प्लस gx या fx माइनस gx, ठीक है, ये भी fx प्लस माइनस gx भी x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर fx और gx दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं x इक्वल टू a पर, तो इन दोनों का सम या इन दोनों का डिफरेंस दोनों ही x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरी चीज कि fx इंटू gx भी, ये एक नया फंक्शन होगा fx इंटू gx, ये भी जो है x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। fx इंटू gx फलन भी बिंदु x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा, ठीक है। तीसरा fx अपॉन gx वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ये भी x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो fx और gx अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उनके एल्जेब्रा से हमें जो फंक्शंस मिलेंगे, मतलब fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx या fx अपॉन gx, प्रोवाइडेड दैट gx इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एल्जेब्रा जो मिलेगी हमें वो भी x इक्वल टू a पर, ये जो फंक्शन मिलेंगे वो भी x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक। ये पहला हो गया। दूसरा कि अगर इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, अगर fx x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है और fa 0 के बराबर नहीं है, देन 1 अपॉन fa इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर fx x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है, तो 1 अपॉन fa जो है, 1 अपॉन fx जो है वो भी x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। थर्ड, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a एंड k is any constant, ठीक है। अगर fx is continuous at x equal to a and k is any constant, then k into fx, ठीक है, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर k into fx is also continuous at x is equal to a, तो k into fx भी x equal to a पर continuous होगा। और फोर्थ वन, if fx is continuous at x equal to a, then mod of fx is also continuous at x is equal to a, तो उसका मॉड फंक्शन जो है वो भी x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस होगा। इन सब का प्रूफ नहीं आता है करने को आपको, लेकिन ये फैक्ट्स याद होने चाहिए, इसलिए क्योंकि एक तो कैलकुलेशन में काम आएगा, सवाल लगाने में जरूरत पड़ेगी इसकी। दूसरी चीज
कि ये जो एक नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि ये इसको इम्प्लाई करता है या नहीं करता है। सो एफ एक्स ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या है, एफ एक्स के क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होने की कंडीशन क्या है, और अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए हैं तो इनके एलजेब्रा पर इसकी कॉन्टिन्यूटी का, एफ एक्स और जी एक्स दोनों अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया है तो इनकी एलजेब्रा पे कॉन्टिन्यूटी का क्या असर होगा, ये पहला नोट है। फिर अगर एफ एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल, एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका रेसिप्रोकल 1/f(x) कैसे बिहेव करेगा किसी पॉइंट पर। मतलब इससे मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी फंक्शन 1/f(x) को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है किसी दिए हुए पॉइंट पर, तो आप सिंपली f(x) को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दीजिए x = a पर, और अगर f(x) कॉन्टिन्यूअस है तो 1/f(x) भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, तो इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा है। फंक्शन दिया है कि f(x) = x² + 3x + 5 और इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, x = 1 पे दिखाना है कि x = 1 पर सतत है। तो क्या करेंगे, पहले x = 1 पर राइट हैंड लिमिट लेंगे, एट x = 1 राइट हैंड लिमिट। आई होप कि आपको वैल्यू याद होगी राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 1+ है ना f(x), इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h। तो आप कहाँ पे लिमिट चेक कर रहे थे, 1 पे ना, तो ये हो जाएगा 1 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 + h। तो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, 1 + h है। तो ये हो जाएगा 1 + h² + 3 × 1 + h + 5। इट इज इक्वल टू, आप h = 0 दी, 0/0 का फॉर्म तो है नहीं, इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो सीधे h = 0 पुट कर देंगे। तो ये हो गया 1 + 0² + 3 × 1 + 0 + 5। इट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 + 3 + 5, तो 1 + 3 4 + 5 9। ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x = 1 पे LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x) है ना। तो ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 - h, क्योंकि आपको ध्यान होगा एक छोटा सा इंक्रीमेंट लेते हैं, इंटरवल लेते हैं, जिस पॉइंट पे जैसे 1 पे निकालना है हमें कॉन्टिन्यूटी, तो एक छोटा इंटरवल लेते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये h इंक्रीमेंट अगर दोनों तरफ h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, h हमेशा पॉजिटिव लेते हैं जो स्मॉल इंक्रीमेंट है। तो आप जब राइट हैंड लिमिट की तरफ जाते हैं तो h इंक्रीमेंट इंक्रीज कर जाता है, तो 1 + h, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जाते हैं तो h इंक्रीमेंट उतना माइनस होता है, तो 1 - h। अब यहाँ पे फिर से वैल्यू रखें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 - h करेंगे, तो 1 - h² -3 × 1 - h + 5। इट इज इक्वल टू, h की वैल्यू रख दो, तो 1 - 0² प्लस 3 × 1 - 0 + 5। इट इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 अगेन 9। और फिर क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1 है ना, वैल्यू ऑफ f(x) एट x = 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 5। इट इज इक्वल टू 1 +
3 plus 5 it is equal to again 9. तो since RHL is equal to F1 is equal to LHL, therefore Fx is continuous at x is equal to 1. इसका मतलब क्या हुआ कि Fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे. ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट ईयर में कर लिया था. इट इज जस्ट फॉर योर रिविजन, है ना. फर्स्ट ईयर की बुक आपके पास है, आप थोड़ा सा उसे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पलट के देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ओके, सो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए और वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर ओनली. लिमिट है, आप थोड़ा सा continuity and next video इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ओके, सो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए और वी विल continue with this chapter only, limit, continuity and differentiability.